नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। हमारी सीरीज चल रही है और भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की बुक हमारी चल रही है। लेसन नंबर 7 हम चर्चा कर रहे थे, मूल अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित ये हमारा लेसन चल रहा था। और 2 भाग हमने अभी तक इसके कंप्लीट किए। 2 पार्ट, मूलाधिकार फर्स्ट और मूलाधिकार सेकंड, हमने अभी तक कंप्लीट किए। और आज जो मित्रों हम चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं जो मूल अधिकारों का जब हमारे हनन हो जाता है, यानी जब हमारे मूल अधिकार छीनते हैं, तो मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी 226 का उपयोग करके क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए जो हम रिटें जारी करवाते हैं, ठीक है, तो उन सभी रिटों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला जब पार्ट हमने लिया तो मूल अधिकारों की एक ब्रीफ जानकारी हमने ली, मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी और आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से जो मेल नहीं खाने वाली जो विधियाँ थी, कानून थे, उनके लिए हमने चर्चा की। फिर मित्रों, पिछला जो पार्ट था उसमें हमने डिटेल रूप से यानी विस्तृत रूप से एक एक मूल अधिकार की, एक एक आर्टिकल की मैंने आपके साथ चर्चा की। और अंतिम जो लेक्चर हमारा जो था यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिटें जारी करते हैं, उस रिटों के बारे में आज हम डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। क्लियर? साथ ही वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आपको वीडियो को शेयर करना है। क्लियर है? तो देखिए, अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और देखिएगा, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। रिटें जो जारी की जाती है, यहाँ से बहुत ही हाई लेवल का और बहुत छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। वो देखिए, रिटों के प्रकारों में यानी टाइप्स ऑफ रिट की हम चर्चा कर रहे हैं। और देखो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसकी मैंने कई दफ़ा आपके साथ इस लेक्चर में मूल अधिकारों के चैप्टर में चर्चा की है। क्लियर? नेक्स्ट कहता है संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। अब देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद हमारी जो पार्लियामेंट है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, अगर वो चाहिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास तो रिट जारी करने का अधिकार है ही, इसके पास 32 के तहत और इसके पास 226 के तहत। अब ये कह रहा है कि संसद अगर चाहे ना तो अन्य जो कोर्ट होते हैं ना, कौन से, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या जो सेशन कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय और जिला जो न्यायालय होते हैं, अगर संसद हमारी चाहे तो इन न्यायालयों को भी, इन अदालतें जो है, निचली अदालतें जो है, इनको भी रिटों को जारी करने का उनको पावर दे सकती है, यानी उनको ये अधिकार दे सकती है कि आप भी जो है रिट जारी कर सकते हैं। क्लियर? चूँकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी अभी तक तो केवल जो रिट जारी की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी करते हैं। यानी ये कह रहा है कि अभी तक हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि जहाँ पे जो निचली अदालतें जो है वो रिटें जारी करती हो, यानी निचली अदालतें रिटें जारी नहीं कर सकती। अभी संसद ने ऐसा कोई अधिकार निचली अदालतों को नहीं दिया है। आगे कहता है केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया कि केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही ऐसे कोर्ट हैं, अदालत हैं जो रिट जारी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या बात कही जाती है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात वही बताई जा रही है मित्रों। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो किसके लिए रिट जारी करेगा? केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए, यानी किसके लिए? FR के लिए। मूल अधिकारों का हनन होता है ना, तो मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हो, लेकिन अन्य मामलों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी नहीं करवा सकते। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि केवल और केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। जबकि हमारा हाई कोर्ट जो है
मूल अधिकारों के लिए यानी एफआर के लिए तो रिट जारी करेगा ही, यानी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ रिट तो जारी करेगा ही, लेकिन अन्य कोई भी मामला अगर आ जाए जो कि कानूनी मामला हो तो उनसे संबंधित मामलों के लिए भी हमारा जो हाई कोर्ट है वो मित्रों रिट जारी कर सकता है, यानी हमने उसको रिट जारी करने का अधिकार दिया है। क्लियर, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे बात हमने कही थी ना, किसी और उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकता है। तो अब ये कह रहा है कि किसी और उद्देश्य का मतलब क्या है, तो उस शब्द का देखो मतलब क्या बता रहा है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का मतलब ये है कि किसी सामान्य कानूनी अधिकार, क्या कोई सामान्य कानूनी मामला आ गया, सामान्य कानूनी अधिकार है, उस सामान्य कानूनी हमारा जो अधिकार है उस कानूनी अधिकार का अगर हनन होता है तो हम हाईकोर्ट के माध्यम से रिट जारी करवा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम रिट जारी नहीं करवा सकते। कौन से मामलों में? कानूनी अधिकार के मामलों में। क्लियर। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का जो अधिकार है ना मित्रों, ये हाई कोर्ट से कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए जारी करेगा, जबकि हमारा हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार यानी एफआर प्लस अन्य कानूनी जो मामले आएंगे या कानूनी जो अधिकारों से संबंधित रिटें होगी वो भी जारी कर सकता है। क्लियर है, आई होप कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। अब फ्रेंड्स हम डिटेल रूप से चर्चा कर रहे हैं रिटों के बारे में, ठीक है। यानी आपके मूल अधिकार हैं, उसका अगर हनन होता है तो आप जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कौन कौन सी रिटें जारी करवा सकते हैं, या हाई कोर्ट के माध्यम से कौन कौन सी रिटें जारी करवा सकते हैं। तो 5 प्रकार की मित्रों ऐसी रिटें हैं। कितनी रिटें हैं? 5, जिनको हमें जैसा हमारा मामला बनता है वैसा मामले में हम रिट जारी करवा सकते हैं। क्लियर है। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? हैबियस कार्पस भी हम इसको कहते हैं, इंग्लिश का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इंग्लिश का नाम आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि कई बार ये नाम न देकर के डायरेक्ट हैवियस कॉर्पस भी दे दिया जाता है। क्या? हैवियस कॉर्पस भी दे दिया जाता है, तो इसको आप जरूर से याद रखना। क्लियर है। अब देखो क्या कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के बारे में। कहता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, किसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। कह रहा है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है को प्रस्तुत किया जाए, यानी बंदी और प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रस्तुत करो। तो शब्द में इसका तो अंतर मतलब जो है वो बता रखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी उसको प्रस्तुत करना है। कहता है यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी मित्रों कहना चाह रहा है कि मान लीजिए पुलिस प्रशासन ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो रिट जारी करवाएगा, यानी रिट जारी होगी और रिट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी होगी उसमें क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि आपने जिस व्यक्ति को हिरासत में ला रखा है उसको आप मेरे सामने प्रस्तुत करो। अदालत के सामने उसको प्रस्तुत करने का रिट जारी यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में आती है। नेक्स्ट कहता है कि तब न्यायालय मामले की जांच करता है यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है, यानी आपने किसी व्यक्ति को या क्या मित्रों आपने किसी व्यक्ति को इलीगली अवैध रूप से उसे गिरफ्तार किया है तो उसकी मामले की जांच करेगा हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये कहता है मित्रों तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है, यानी क्या? मान लीजिए अदालत को ये लगा, अदालत ने ये पाया कि उस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करके रखा था, तो उसको जो है अब भाई अदालत निर्णय देगी, डिसीजन देगी और उसके माध्यम से उसको उस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी स्वतंत्र उसको कर दिया जाएगा। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है, यानी आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती हिरासत में नहीं रख सकते, उसके मूल अधिकारों का हनन है। क्लियर। नेक्स्ट ये कहता है फिर से, तो क्या कहता है? कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो यह व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, या बोल्ड में मोटे अक्षरों में मैंने लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है ना मित्रों, सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ आप जारी करवा सकते हो, यानी कोई सरकारी है या कोई पर्सनल है, निजी है, तो इन दोनों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो जारी की जा सकती है। अब ये कहता है कि ये रिट कौन से मामले ऐसे होते हैं कि जब रिट जारी नहीं की जा सकती, कौन से? कह रहा है कि यदि हिरासत कानून के सम्मत है, यानी विधि के अनुसार, कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है तो वो रिट जारी नहीं करवा सकता, क्योंकि कानून
विधि का शासन होता है और कानून के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा कहता है कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। क्या कि मान लीजिए न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना जो हम कहते हैं यानी न्यायालय का अगर आप यानी आज की डेट में अगर आप किसी भी कोर्ट का अनादर करते हो यानी किसी भी कोर्ट की आप छवि को खराब करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यायालय की अवमानना कहते हैं। और न्यायालय अवमान अधिनियम क्या न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के माध्यम से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर। तो ये कहना चाह रहा है कि पहला तो हमने बताया कि कानून के माध्यम से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसके खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती, बद्दी प्रत्यक्षीकरण की पहली। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए आपने न्यायालय की अवमानना कर दी, न्यायालय का आपने अनादर प्रकट किया है, न्यायालय का यानी न्यायालय के प्रति आपने आदर नहीं किया, आपने विधानमंडल का आदर नहीं किया, तो आपको गिरफ्तार जब अगर किया जाता है तो उसके खिलाफ आप रिट जारी नहीं करवा सकते। तीसरा, न्यायालय के द्वारा हिरासत में या हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई हो तो उन मामलों में भी आप मित्रों बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं करवा सकते। क्लियर। आई होप कि मित्रों पहली जो रिट थी हैबियस कार्पस की बंदी प्रत्यक्षीकरण की वो आपको समझ आई। नेक्स्ट की रिट जो है वो है हमारी मैंडेमस। कौन सी? परमादेश। बहुत इंपॉर्टेंट रिटें हैं मित्रों और शायद ही कोई इतने डिटेल रूप में आपको यूट्यूब पर समझाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको जो समझा रहा हूँ इन रिटों के बारे में इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक अगर मिलेगा भी तो एक शॉर्ट यहाँ पे रिटों की बात बता दी जाएगी और यहाँ पे लिखने का जो मैटर है, जो समझने का मैटर है वो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे PDF को डेवलप किया है कि अगर आप इनके माध्यम से नोट्स बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। और पूरा मित्रों ये नोट्स ही है, इसमें एक भी ऐसी बात है मैंने बाहर की नहीं रखी जो कोई काम की ना हो। क्लियर। तो देखो क्या कहता है परमादेश की जो रिट है मैंडेमस की, कहता है कि मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। किसका? परमादेश का मतलब इसमें भी एक शब्द जुड़ा हुआ आदेश, यानी हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कहता है यह एक न्याय नियंत्रण है, यानी एक कंट्रोल है जिसे कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। क्या? कोर्ट जो है वो जो सार्वजनिक अधिकारी है, जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनको ये जारी की जाती है। कौन सी रेट? परमादेश की रेट, ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। यानी कोई सार्वजनिक अधिकारी है, उसने कौन सा कार्य किया या कौन सा कार्य नहीं किया, किसी कार्य को करने से उसने क्यों मना किया, इन सभी के बारे में जो रिट जारी की जाएगी कौन सी? परमादेश की रिट जारी की जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम यानी कॉरपोरेशन, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, अथॉरिटीज या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। किनके के खिलाफ जारी की जा सकती है मित्रों? देखिए बंदी प्रोटेक्शन की रिट मैंने अभी आपको बताई, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सार्वजनिक प्राधिकरण हो या निजी, इन दोनों के खिलाफ हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकते हैं। तीसरा, ठीक है, दूसरी रिट जो कि परमादेश की है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सार्वजनिक इकाई हो, किसके? सार्वजनिक के ही खिलाफ ये जारी की जाती है। मित्रों ध्यान रखना, सार्वजनिक अधिकारी जो होते हैं यानी सार्वजनिक प्राधिकरण जो होते हैं उन्हीं के खिलाफ ये जारी की जाएगी, निजी व्यक्तियों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जाएगी। क्लियर। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब देखिए कहता है कि परमादेश की रिट हम किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते? किसके खिलाफ? निजी इकाइयों या इकाई के निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध। इसकी मैंने आपके साथ अभी चर्चा कर ली कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ आप परमादेश की रिट जारी नहीं करवा सकते। क्लियर। दूसरा कहता है ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, यानी ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो गैर संवैधानिक है, यानी जिनका संविधान में हमने उल्लेख नहीं किया, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं कर सकते। अगर कर्तव्य विवेक अनुसार हो। क्या? जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो पास हम विवेकाधीन शक्ति की बात करते हैं, तो विवेक के अनुसार अगर कोई काम किया है तो उसके खिलाफ हम रिट जारी नहीं कर सकते परमादेश की। तीसरी, ठीक है, चौथी की बात करें कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध हम परमादेश की रिट जारी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। क्या? हाईकोर्ट के जितने भी जो चीफ जस्टिस हैं, उन चीफ जस्टिस के खिलाफ आप किसी भी प्रकार की रिट जारी नहीं करवा सकते। क्लियर। आई होप कि मित्रों दूसरी रिट भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। तीसरी जो रिट है मित्रों वो है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी निषेध यानी प्रतिषेध। अब देखिए इसमें भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, यानी अगर आप दिमाग से विवेक के अनुसार आप देखेंगे तो सभी रिटों में एक एक शब्द जुड़ा हुआ है, उन शब्दों के माध्यम से ही आप इनका आंसर्स निकाल सकते हैं। प्रतिषेध यानी इसमें निषेध शब्द जुड़ा हुआ है और निषेध का मतलब होता है रोकना, सीधा सा है। कहता शाब्दिक अर्थ है रोकना।
इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को, किनको, या तो उच्च न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालय को या जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, क्या, जिसको कि हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 14 में जोड़ा था ट्रिब्यूनल्स को, जो कि एक कम खर्चे में जितने भी मामले होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको भी अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिषेध की रिट जारी करते हैं। यानी हम उनको रोक रहे हैं, निषेध कर रहे हैं कि आप भैया आपका ये अधिकारी नहीं है, यानी आपके अधिकार क्षेत्र में अगर कोई मामला या कोई काम नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। मान लीजिए कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो आप उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मामला हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन वो मामला आ रहा है, तो हाई कोर्ट उसको नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अन्यायिक के खिलाफ ही हम जारी कर सकते हैं। यह प्रशासनिक अधिकरण हो या विधायी निकाय या निजी व्यक्ति के खिलाफ हम इसको रिट को जारी नहीं कर सकते। किसके, केवल जो न्यायिक हैं यानी कोर्ट्स के खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है, निजी व्यक्ति या विधायी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक 3 रिटों की चर्चा की। अब नेक्स्ट जो रिट है हमारी वो है उत्प्रेषण की रिट, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सर्टोरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सर्टोरी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, सर्टोरी। इंग्लिश में उत्प्रेषण की रिट को कहते हैं। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी किया जाता है। यानी एक तरह से ये रिट भी किसके लिए हो गई, न्यायिक प्राधिकरणों के लिए हो गई। क्लियर। यानी न्यायिक और अर्धन्यायिक जो प्राधिकरण हो गए उनके खिलाफ ये रिट, यानी उन्हीं के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। और एक उच्च न्यायालय क्या कहता है इसमें, हाईकोर्ट जो होगा वो किसको जारी करेगा, अधीनस्थ न्यायालयों को। यानी ऊपर होता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट और नीचे होता है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, जिसको कि हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो यही बात कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है ना, इसको जारी ये रिट कर सकता है किसके लिए, या फिर अधिकरण जो होते हैं, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, उनको भी ये जारी की जा सकती है। लंबित मामलों, जितने भी लंबित मामले, मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालयों के पास बहुत से मामले लंबित पड़े हैं, बहुत से केसेस जैसे हैं जिनका निस्तारण, जिनका समाधान, जिनका निपटान नहीं हुआ है, तो उत्प्रेषण की रिट जारी की जाएगी हाईकोर्ट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों को कि आप जितने भी लंबित मामले हैं उनको मेरे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिट जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेषण की रिट। कौन सी रिट, सर्टोरी, उत्प्रेषण की रिट हम इसको कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये रिट किसके खिलाफ जारी की जाएगी, कहता है जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। यानी मित्रों ये कह रहा था, ये कहना चाह रहा है कि पहले क्या होता था कि हम जो रिट जारी करते हैं ना, कौन सी, उत्प्रेषण की, ये रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जो होते थे उनके खिलाफ हम इसको जारी कर सकते थे। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बना दी, क्या, कि उत्प्रेषण की जो रिट होगी ना, वो व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले जितने भी प्रशासनिक अधिकरण हैं उनके खिलाफ भी हम इसको जारी कर सकते हैं। यानी मित्रों सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि उत्प्रेषण की जो रिट है न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ, अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ और इसके अलावा प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। क्लियर। सीधा सा मतलब इसका ये हो गया। नेक्स्ट जो बात कही जाती है, नेक्स्ट कहता है कि प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। यानी प्रतिषेध की जो रिट, जिस प्रकार हमने बात की थी कि प्रतिषेध की जो रिट है वो अर्ध न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है, उसी प्रकार से उत्प्रेषण की रिट भी न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ जारी की जाएगी, लेकिन निजी व्यक्तियों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जाएगी। निजी व्यक्तियों के खिलाफ तो रिट जो जारी की जाती है वो मैंने आपको बताया था, पहली जो रिट है कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, वो रिट हमारी निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। क्लियर। आई होप कि आपको ये 4 रिटें अच्छी प्रकार से समझ आई है। और आज की मित्रों अंतिम जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा, यानी क्वियो वारंटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ हम पहले देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, क्या, किसी भी ऑथोराइज या वारंट के द्वारा इसका शाब्दिक अर्थ है। और आगे कहते हैं कि इसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा, क्या, न्यायालय इसको जारी करेगा किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है।
अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि इस रिट को जारी करता है कौन? कोर्ट। किसके खिलाफ? किसी व्यक्ति के खिलाफ। किसके लिए? अगर किसी सार्वजनिक कार्यालय यानी कोई भी गवर्नमेंट कार्यालय है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें अपने दावे की जांच, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने ये कहा कि मैं इस ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो उसके दावे की जांच करने के लिए ये रिट जारी की जाएगी, अधिकार परीक्षा की रिट। क्लियर? यानी कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद का यानी कोई भी गलत तरीके से अपने पद को प्राप्त न करे, अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। कौन सी रिट? अधिकार परीक्षा की। क्वा वारंटी यानी वो जो कह रहा है ना कि मेरा अधिकार मुझे मिल गया कि इस ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई है या और भी कोई अन्य मामला हो, तो उसी अधिकार की हम अधिकार परीक्षा के जो रिट है उसमें हम इसकी बात करते हैं। आगे ये कहता है मित्रों कि इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। यानी ये रिट भी ऐसी है कि जिसको हम निजी कार्यालय या निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं कर सकते। क्लियर? और अंतिम में बात कही जाती है कि अन्य 4 रिटों से हट करके इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। क्या? अंतिम जो रिट है ना, जो कि अधिकार परीक्षा की हमने अभी चर्चा की, तो ये जो रिट है, ये रिट ऐसी रिट है इन 5 रिटों में से कि इस रिट को एक इच्छुक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस रिट को जारी करवा सकता है। यानी जो पहले की 4 रिटें थी उसमें वो रिट कौन जारी करवाएगा? जो पीड़ित व्यक्ति होगा वही व्यक्ति उन रिटों को जारी करवा सकता है। लेकिन जो हमारी अधिकार परीक्षा की रिट है उसे पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ यानी पीड़ित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति भी इस रिट को जारी करवा सकता है। क्लियर है? आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको पसंद आया। तो इस प्रकार से आज 5 रिटों की हमने डिटेल वाइज चर्चा की। अब मित्रों हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुच्छेद 33 की। ठीक है? यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मैंने आपको FR बताए थे। ठीक है? और 14 से लेकर के, अगर सीधा गणे तो 14 से लेकर के हमने 32 तक तो चर्चा कर ली थी। अनुच्छेद हमारा 33 आ रहा है अब। ठीक है? अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बल यानी जितने भी आर्म्ड फोर्सेज होती है, और आर्म्ड फोर्सेज के लिए हमने जितने भी FR बना रखे हैं उनकी अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है आर्टिकल 33 संसद को, किसको? पार्लियामेंट को, हमारी पार्लियामेंट को ये अधिकार, ये पावर देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और खुफिया एजेंसी जितनी भी है उनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। किन के लिए? यानी पहले जो अधिकार हमने पढ़े थे पिछले पार्ट में, उसमें हमने हमारे नागरिकों के अधिकारों की बात की थी, मूल अधिकारों के बारे में। उसमें हमने सशस्त्र बल या जितने भी आर्म फोर्सेज, पुलिस बल होते हैं उनके अधिकारों की हमने चर्चा नहीं की थी। तो आर्टिकल 33 जो है वो इन्हीं बलों के बारे में, इन्हीं बलों के जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में हमसे चर्चा कर रहा है, और कहता है कि संसद को हमने ये शक्ति दी है, हमने ये संसद को ये पावर दे दी कि भैया आप जो है अर्धसैनिक बल है या जितने भी पुलिस बल है उनके मूल अधिकारों पर आप युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। क्लियर? इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। यानी वो एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन रूप में अपने जितने भी काम हैं उसको कर सकें, देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मेंटेन रहे, तो व्यवस्था जो अच्छी प्रकार से बनी रही। इसी कारण से हम आर्टिकल 33 में सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। कहता है आर्टिकल 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार किसको दिया है? सिर्फ संसद को, न कि राज्य विधानमंडल को। यानी राज्य की जो विधानसभाएं होती है और जो विधान परिषद है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो कि सशस्त्र बलों से संबंधित होता है, क्योंकि सशस्त्र बल जितने भी हैं यानी एक व्यवस्था, यानी एक ये राज्य की सुरक्षा का मामला आ गया, तो इसमें राज्य विधानमंडल कैसे नियम बना सकता है, कैसे कानून बना सकता है? ठीक है? तो संसद को हमने ये अधिकार दे रखा कि आप जो है विधि निर्माण यानी कानून निर्माण का अधिकार संसद को हमने दिया है। और आगे कहता है कि इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मित्रों ये कह रहा है कि संसद ने जो कानून बना दिया ना अनुच्छेद 33 का उपयोग करके सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को, यानी मूल अधिकार उनके जो है उनमें कटौती की है या उनमें कोई संशोधन किया है, तो कोई भी अगर इससे संबंधित कोई कानून अगर संसद ने बनाया है तो उसको आप जो है किसी भी कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चुनौती आप नहीं दे सकते कि संसद ने ये कानून क्यों बनाया, क्योंकि
हमने संविधान के माध्यम से संसद को ये अधिकार दिया है, शक्ति हमने दे दी। क्लियर। तो ये फ्रेंड्स हमने अभी बात चर्चा की सशस्त्र बल और उनके मूल अधिकार है, आर्टिकल 33 की हमने चर्चा कर ली। अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे अनुच्छेद 34 की। क्लियर। तो देखिए अनुच्छेद 34 यानी 34 क्या कहता है, मार्शल लॉ और मूल अधिकारों की अब हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने चर्चा की सशस्त्र बल और सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों की, अब हम चर्चा कर रहे हैं मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ में मूल अधिकार जो होते हैं वो कैसे, क्या निलंबित होते हैं, क्या लागू रहते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा अब कर रहे हैं। पहली बात मार्शल लॉ का मैं आपको यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ। देखिए इस मूल अधिकारों के चैप्टर में भी जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट डिटेल रूप से जब चर्चा की पार्ट 2 में, तब मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया था कि एक तो मैंने आपको ये बताया था कि अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का अंत हमने किया, तो ये जो अस्पृश्यता जो शब्द है ना मित्रों, इस शब्द को हमने संविधान में परिभाषित नहीं किया, यानी हमने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी कि अस्पृश्यता किसे कहते हैं, पहली चीज़। दूसरा मैंने आपको ये बताया था जब मैंने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की आपसे चर्चा की थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि अल्पसंख्यक हमारे एक शब्द आया था, तब भी मैंने आपको इस बात की चर्चा की थी कि अल्पसंख्यक जो शब्द है इस शब्द को भी हमने संविधान में परिभाषित नहीं किया, यानी इसकी भी हमने परिभाषा नहीं दी, यानी 2 शब्दों की हमने संविधान में परिभाषा नहीं दी। आज मित्रों तीसरा एक और शब्द आ रहा है, कौन सा, मार्शल लॉ। तो ये तीसरा जो शब्द है ना मार्शल लॉ, इस मार्शल लॉ की भी हमने संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी। बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 शब्द हैं और अनगिनत बार यानी अधिकतर बार एग्जाम्स में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, क्या मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है या अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ध्यान रखना, इनको हमने संविधान में परिभाषित नहीं किया है, हमने इनका मतलब ही नहीं समझाया कि हम इनको क्या कहेंगे, कैसे हम इनको परिभाषित कर दें, तो इनका हमने मतलब समझाया ही नहीं। क्लियर। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। अब देखो मार्शल लॉ का मैं आपको मतलब समझा रहा था। मार्शल लॉ का सीधा सा मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, सैन्य शासन। क्या, सैन्य शासन, यानी जहाँ पे सरकार शासन न करके, शासन कौन करती है, सेना। क्लियर, उसी को क्या कहते हैं, सैन्य शासन। अब देखो ये मतलब भी संविधान ने नहीं समझाया, ये तो हमने एक इसका शाब्दिक अर्थ निकाला है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट डिटेल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। कहता है आर्टिकल 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो, यानी भारत में सैन्य शासन अगर लग जाए, सेना का अगर शासन होने लगे, तो उस समय अनुच्छेद 34 में मूल अधिकारों पर, अनुच्छेद 34 के माध्यम से मूल अधिकार हमारे प्रतिबंधित हो जाते हैं। कहता है मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। क्या, मार्शल लॉ का जो सिद्धांत हमने लिया अंग्रेजी कानून से, यानी जो अंग्रेजी जितने भी, यानी अंग्रेज जितने भी हमारे देश में शासन करने आए, तो उन देशों में जो कानून होता है वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो वहाँ से हमने इसको ले लिया। कहता है हालांकि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिटेल रूप से, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ हम ये निकाल लेते हैं कि इसका अर्थ होता है सैन्य शासन। क्लियर। आगे कहता है यह ऐसी स्थिति का बोध हमें कराता है जहाँ सेना के द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के माध्यम से चलाया जाता है। क्या, ऐसी स्थिति जहाँ पे कौन शासन कर रही है, सेना, यानी वहाँ पे सरकार शासन नहीं कर रही, वहाँ पे शासन कौन कर रही है, सेना, और सेना के माध्यम से ही जो सामान्य प्रशासन है उनको सैन्य कानूनों के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको सैन्य कानून के माध्यम से चलाया जा रहा है। और म्यांमार में तो मित्रों कई बार सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। क्लियर। आगे कहता है इस तरह वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। क्या, साधारण कानून जितने भी हैं वो कानून सारे निलंबित हो जाएंगे सैन्य का शासन में, यानी सेना जब शासन करेगी तो, और जितने भी सरकारी कार्यालय, सरकारी जितने भी काम होंगे वो सैन्य अधिकरणों के खिलाफ आएंगे, यानी सेना में जितने भी ट्रिब्यूनल्स, जितनी भी संस्थाएं सेना के लिए बनी हुई है उन्हीं के अधीन सारे काम आ जाएंगे। क्लियर। और आगे कहता है मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है, यानी मार्शल लॉ कब घोषित किया जाएगा, कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी तब हम मार्शल लॉ घोषित कर देंगे, तो ये हमने बताया नहीं संविधान के माध्यम से। क्लियर। कहता है हालांकि इसे आर्टिकल 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू हम कर सकते हैं मार्शल लॉ को। असाधारण परिस्थिति, अब ये देखो यहाँ पे कुछ हमने अपने दिमाग से ही कुछ बातें निर्धारित कर ली कि हाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति बन जाए कि हम मार्शल लॉ को देश में लगा सकते हैं। कह रहा है अगर युद्ध हमारे देश में हो जाए या कोई अशांति हमारे देश में फैल जाए, बहुत बड़ी अशांति फैल जाए, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है उसको नुकसान पहुँचने की स्थिति अगर बन जाए, या फिर दंगे हों या कानूनों का अगर हमारे देश में उल्लंघन हो जाए,
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। क्लियर। तो ये मित्रों मार्शल लॉ के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल रूप से चर्चा की। आगे देखो कुछ बात और कही जाती है, कहता है कि आर्टिकल 34 की अब हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में मैंने आपको बताया था कि हम भाग 3 में, किस में, भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं और इसमें भी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हम एफआर की चर्चा करते हैं। तो अंतिम जो हमारा अनुच्छेद 35 आज 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 आ गया है, ठीक है। अनुच्छेद 35 की अब हम चर्चा कर रहे हैं और देखो अनुच्छेद 35 की क्या बात कही जाती है। कहता है आर्टिकल 34 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। क्या, सीधा सा ये कह रहा है कि संसद को हमने कुछ विशेष शक्ति दी है। कुछ विशेष शक्ति क्या, कि कुछ ऐसे विशेष मूल अधिकार हैं जिन पर कानून कौन बना सकती है, केवल और केवल संसद। क्या, सिंपल सा मतलब ये समझना कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिन पर अगर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो केवल और केवल संसद ही उन पर कानून बनाने की शक्ति रखती है। कौन, हमारी संसद। अब देखो कौन से हैं, और आगे कहता है कि ये अधिकार राज्य विधानमंडल को हमने नहीं दिए हैं। तो कौन से हैं ऐसे एफआर, कहता है आर्टिकल 16 जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की हमने बात की थी। आर्टिकल 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। आर्टिकल 23 जो बात करता है बलात्श्रम और दुर्व्यवहार पर निषेध की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 33 जो सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों की बात करता है। क्लियर। और आर्टिकल जो 34 हमारा है वो मार्शल लॉ और मूल अधिकारों की बात करता है। क्लियर। तो अनुच्छेद 35 में ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 35 के माध्यम से हमने केवल संसद को ये शक्ति दी कि भैया आप ही ये जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों पर अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो केवल संसद ही उस पर कानून बना सकती है। क्लियर है। आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से मित्रों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना, और चैनल को आप मित्रों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं। अगले लेसन में, अगले पार्ट में मूल अधिकारों में हम बात करेंगे मित्रों मूल अधिकारों की आलोचनाओं, यानी अगला जो पार्ट होगा पार्ट 4, उसमें हमारा मूल अधिकारों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले पार्ट में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे मूल अधिकारों की आलोचनाओं के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो है ना, विशेषताओं में बताया था कि मूल अधिकार असीमित है, इनकी सीमा है, इन पर संसद संविधान संशोधन के माध्यम से प्रतिबंध युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसी में आलोचकों ने हमारे मूल अधिकारों की आलोचनाएं की थी और यहाँ से तो पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और अंत में मित्रों फिर हम बात करेंगे मूल अधिकारों के महत्व की, यानी आखिर क्यों संविधान निर्माताओं ने, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ना पड़ा, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और अंत में मित्रों फिर हम बात करेंगे कि आखिर मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, यानी मार्शल लॉ जो आर्टिकल 34 में हमने चर्चा की और राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में हम चर्चा करते हैं, तो उन दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके चर्चा के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मूल अधिकारों का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावनाएं होती है, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम जितने भी क्वेश्चन इसके बन सकेंगे वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।